अभी दिख रहा है। रिकॉर्डिंग में स्टार्ट हो गया राइट, सबको आवाज आई ना? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. चलिए Yes, sir. ठीक, फाइन। तो अभी हम स्टार्ट करते हैं। जब हमने कहा स्टार्ट खत्म किया था, बेसिक समझ स्टार्ट कर लिया था मासेस के बारे में, सब कुछ के बारे में। एंड देन हमने प्रॉपर्टीज के बारे में भी हमने देख लिया था, कैसे क्या करना है करके। उसके बाद हमने प्रिंसिप्स, अभी हम जी बच्चों आपका म्यूट कर देना, ठीक है, जिससे क्या तो डिस्टरबेंस ना हो। ओके Yes. Yes, sir. ओके चलिए। तो हमने ये सब हमने कर लिया था। आई थिंक हमारा मास और वेट से बाकी, राइट? Yes, sir. Yes, Yes. sir. ओके ओके चलो चलो स्टार्ट करते हैं। ओके अब देखो, जैसे ये आपका टेक्स्ट बुक में एनसीईआरटी के अंदर बेसिक पार्ट ही है, ज़्यादा हाईफाई पार्ट नहीं है, हमें क्यों पढ़ते हैं, ठीक है ना। जब हम देखते हैं मास और वेट के बारे में, तो बेसिकली आपको दो चीज़ आपको इसमें ध्यान रखना है, ठीक है ना। दो चीज़ ये ध्यान रखना है कि जो हमारा मास होता है वो क्या होता है, हमारा ऑलवेज कांस्टेंट होता है। कैसा होता है, हमारा हमेशा कांस्टेंट होता है। लेकिन जब लेकिन जो हमारा वेट होता है क्या होता है, हमेशा प्लेस टू प्लेस क्या होता है, वो प्लेस टू प्लेस वेरी करता है ड्यू टू ग्रेविटी के बारे में। जैसे मैंने आपको कल कहा था, अगर मैं अपने हैंड के ऊपर ये माउस रखता हूँ, क्या होता है, मैं अगर मैं ये माउस रखता हूँ तो क्या होगा, ये माउस से जितना भी मास ऑक्यूपाई किया होगा, चाहे मेरा हाथ हो, चाहे कशिश का हाथ हो, विक्रांत का हाथ हो, किसी का भी हाथ हो, ठीक है ना, सबके हाथ के अंदर ये माउस क्या करेगा, एक प्रॉपर स्पेस ऑक्यूपाई करेगा या मास ऑक्यूपाई करेगा। लेकिन क्या वेट के हाथ में ये होगा? नहीं होगा। तो आप क्या बोलोगे, सर वेट कैसे करेगा? अगर हम हाइट पे चले गए या किसी डेंस एरिया पे चले तो क्या होगा, वेट ग्रेविटेशन की वजह से वेरी वेरी करेगा। कहीं ऐसा हो सकता है इसका वेट कहीं पे ज्यादा हो सके, इसका कहीं पे कम हो सके, ठीक है ना। ये तो हमने देख लिया। उसके बाद उसके बाद कोई ध्यान क्या रखना है इसके बारे के अंदर, बेसिक्स वाली पार्ट की बात करूँ, हमें ये ध्यान रखना है कि मास का जो हमारा मास है, उसका एसआई यूनिट, उसका एसआई यूनिट क्या होता है, केजी। क्या होता है हमारा, केजी में होता है, राइट? राइट बच्चों? Yes, sir. Yes, sir. लेकिन Yes, sir. ओके, जब हम वेट के बारे में बात करते हैं, हम क्या लिखते हैं, वेट इज इक्वल टू मास मल्टीप्लाई बाय ग्रेविटेशनल फोर्स एक्टिंग ऑन द बॉडी, है ना। क्या होता है, मास लग रहा है और क्या कर रहा है, ग्रेविटेशनल फोर्स क्या है, उसको नीचे पुल कर रहा है, नीचे पुल कर रहा है ना। अगर वो नीचे पुल कर रहा है, अगर वो नीचे पुल कर रहा है, उसका उसका वैल्यू क्या है बेटा, हम उसके लिखेंगे, उसका यूनिट होता है, ऐसा होगा न्यूटन। क्या होगा आपका, न्यूटन होगा। Newton. या तो आप ये बोल सकते हो, Newton. या तो आप ये बोल सकते हो केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ये भी आप बोल सकते हो। अब आप में से कोई बच्चा मुझे ये पूछ सकते हैं, सर ये वाला यूनिट कैसा है, तो आप क्या बोलोगे कि सर मास का जो यूनिट होता है क्या होता है, वो केजी होता है, ठीक है। और जो ग्रेविटेशनल जो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी होता है, उससे क्या होता है, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होता है, ठीक है। तो इसका क्या होगा, ये हमें उसका यूनिट पता चल गया, ठीक है ना। तो ये बेसिक डेफिनेशन है मास का और वेट का। तो अगर आपको कोई पूछेगा कि ये बताओ कि बेसिक डेफिनेशन डिफरेंस क्या है, तो आप क्या बोलोगे, सबसे पहले ये बोलोगे कि मास क्या होता है, इट इज द अमाउंट ऑफ मैटर प्रेजेंट इन इट, फर्स्ट हो गया। सेकंड पे क्या बोलोगे कि मास क्या होता है, मास सर हर रिपीट जगह करना सर, रिपीट कर दो सर। जी जी सर आपकी वॉइस धीरे आ रही है। अभी आ रही सही से मेरी आवाज? आई Yes, थिंक अभी sir. सही से आ रही, अभी सही से आ रही, राइट? Yes, sir. Yes, sir. ओके फाइन, ओके। अब देखो बच्चों, जब हम मास और वेट के बारे में डिफरेंस बात करते हैं, तो अगर आपको पूछे तो आप उसको 3 पॉइंट में उसको आप सॉर्ट आउट कर सकते हो। कैसे बोलोगे बच्चों, ये आप बोलोगे कि मास क्या होता, मास ऑफ सब्सटेंस क्या होता है, इट इज द अमाउंट ऑफ मैटर प्रेजेंट, क्या होता है उसके अंदर, अमाउंट ऑफ मैटर होता है, ठीक है ना। सेकंड चीज आप क्या बोलोगे कि उसका जो मास क्या हर जगह पे क्या होता है, कांस्टेंट, क्या होता है वो कांस्टेंट होता है। थर्ड चीज आप क्या बोलोगे, जो मास का जो एसआई यूनिट होता है वो क्या होता है आपका, केजी होता है। क्या होता है आपका, केजी होता है। सेम के सिनेरियो की हम जब बात करें वेट के बारे में, तो आप क्या बोलोगे, वेट क्या होता है, वेट इज इक्वल टू एम इंटू जी, दैट इज मास मल्टीप्लाई बाय ग्रेविटेशनल फोर्स एक्टिंग ऑन द बॉडी ड्यू टू अर्थ, है ना। ये आपने वो बोल दिया। सेकंड पॉइंट क्या आप क्या बोलोगे बच्चों, अब ये बोलोगे कि जो वेट है वो क्या होगा, हर जगह पे वेरी करेगा। मतलब सर क्या, हाँ हेलो, सर आपने सर ही वेट में क्या बोला, मास इनटू ग्रेविटेशनल फोर्स।
हाँ, जो हमारा एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, Yes, क्या होता है, ग्रेविटेशन पुल, मतलब कि नीचे पुल कर रहा है ना, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, या फिर हम उसके लिखते हैं दैट इज फोर्स इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन, है ना, है कि नहीं? yes sir. ओके फाइन। अब देखो नेक्स्ट पार्ट हम क्या बोल सकते हैं, जो हमारा वेट होता है क्या होता है, हर जगह पे वेरी कर सकता है, राइट। और हम ये बोलेंगे जो वेट का जो एसआई यूनिट क्या हमारा, वो हमारा न्यूटन है ना, क्या बोलेंगे उसको, न्यूटन बोलेंगे। ओके, तो ये बेसिक वाला पार्ट था जो आपको आप आराम से कर सकते हो, ठीक है। अब जो नेक्स्ट वाला पार्ट है आप हम देखेंगे उसको, इसके टेम्परेचर, किसकी बात करें हम, टेम्परेचर स्केल्स के बारे में बात, है ना? जी बेटा, अब यहाँ पे देखो ये जो पार्ट है ना, ये काफी इंटरेस्टिंग वाला पार्ट है जो मैं आपको जो मैं आपको पर्टिकुलर बताने वाला, ठीक है ना। अब यहाँ पे देखो बच्चों, जो हम टेम्परेचर है, हम मोस्टली क्या करते हैं डे टू लाइफ में, 3 कैटेगरी में उसको डिफाइन करते हैं। कैसे, कितने, 3 में। फर्स्ट वाला क्या होगा, फर्स्ट हम देखते हैं वो हमारा फ़ारेनहाइट स्केल में हम देखते हैं, उसके बाद डिग्री सेल्सियस पे देखते हैं, और आपका हम क्या देखते हैं, केल्विन स्केल देखते हैं, है ना, ये देखते हैं। फिर हम क्या बोल सकते हैं, जो हमारा फ़ारेनहाइट है वो हम कहाँ पे यूज करेंगे, ह्यूमन बॉडी। हाँ, ह्यूमन बॉडी के ऊपर, या फिर ह्यूमन बॉडी के ऊपर हो सकता है, या फिर दूसरे फंडामेंटल पार्टिकल से बॉडी के बारे में बात करें तो उसके हो सकता है। फिर हम क्या बोलेंगे, जो हमारा डिग्री सेल्सियस है वो हम कहाँ पे यूज करेंगे, Weather. हम ये वेदर के ऊपर करेंगे। वेदर में अच्छा, ये जो टॉपिक हमारा हो चुका है क्या, Yes sir. हुआ. यस सर हो गया ना, राइट, तो हम आगे बढ़ सकते हैं, राइट। यस सर Yes sir. ओके ओके, अगर मैं बोलूं, ये आप, आई थिंक ये आपने फॉर्मूला लिखा है इसका, Yes दैट sir. इज फ़ारेनहाइट को डिग्री सेल्सियस में करने का, दैट इज 9/5 C प्लस 32, ये आपने लिखा है ना, लिखा है Yes आपने? sir. Yes अच्छा sir. अच्छा बच्चों, ये मुझे बताओ, हमने जो लास्ट क्लास में किया था, हमने कहाँ तक हमने स्टॉप किया था उसको, Temperature तक. हाँ ओके, टेम्परेचर तक किया था, ठीक है। तो ठीक है, तो हम क्या लिखते हैं, हम केल्विन स्केल को हम क्या लिखते हैं, दैट इज 273.15 प्लस 32, ठीक है ना। ये आपको दोनों फॉर्मूला याद होने चाहिए। फिर क्या होगा, एग्जाम में आपको पूछेंगे, कन्वर्ट करने पूछेंगे कि इससे कन्वर्जन मुझे बताओ, ठीक है, तो आपको आना चाहिए। डन, Yes sir. यस सर चलो चलो, बहुत बढ़िया बात है, बहुत बढ़िया बात है। अब मुझे बताएगा 212 डिग्री फ़ारेनहाइट, ओके, 212 डिग्री फ़ारेनहाइट को आप चेंज करके मुझे बताओ डिग्री सेल्सियस में। चलो कमन फास्ट, अपना बुक निकालो, हम स्टार्ट करेंगे, ठीक है ना। और मैं यहाँ पे Sir फॉर्मूला repeat करना question. क्वेश्चन आपको स्क्रीन पे दिख रहा है, राइट बेटा। 212 डिग्री फ़ारेनहाइट को हमें कन्वर्ट करना है डिग्री सेल्सियस के अंदर, कन्वर्ट करके Sir बताओ fair. Sir दोबारा बोलना एक बार. बेटा। 212 फ़ारेनहाइट को क्या करना है हमको, डिग्री सेल्सियस में कन्वर्ट करना है हमको, Yes ठीक है, sir. ओके। निकालो आंसर, 100 निकालो। degree. यस बेटा, सतीश क्या बोल रहे हो आप? सर 100 डिग्री सेल्सियस। 100 डिग्री सेल्सियस। ओके, ये आपने, जी, तो आपने फॉर्मूला ये लिखा, दैट इज F इक्वल टू 9/C प्लस 32। तो आप क्या करोगे, यहाँ पर 212 यहाँ पे रखोगे, उसके बाद 9/5 यहाँ पे रखोगे, मल्टीप्लाई बाय C प्लस 32, तो ये वाला पार्ट आप यहाँ पे करोगे, ठीक है ना, Sir 100 degree. है ना। चलिए, आपने आपने रफ वर्क प्रॉपरली किया, Yes sir. Yes, sir. ओके, चलो बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। अब और एक चीज हम कन्वर्ट करते हैं, इसको अब जरा कन्वर्ट करके बताओ, 37 डिग्री सेल्सियस को आप कन्वर्ट करो फ़ारेनहाइट के अंदर। चलो फटाफट जल्दी करो, कम ऑन। सर 35 है कि 37? 37 है बेटा, 37 है। Sir question लिख दो screen पे. क्या हो बेटा, स्क्रीन पर नहीं दिख रहा है? 98.6। 8.6. आपने, ओके, 2 सेकंड बेटा, यहाँ पर लिख देता हूँ मैं एक बार, 37 प्लस 32, ओके। आप कैलकुलेटर यूज तो नहीं कर पाओगे, ओके, तो आपको क्या करना है, जब भी अगर सपोज को एग्जाम समय आएगा तो आपको राउंड ऑफ फिगर आपको यूज करना है, ठीक है। अगर आपको राउंड ऑफ फिगर प्रॉपर्ली यूज करोगे, तो क्या आंसर आ रहा है बेटा आप सभी का,
चैट बॉक्स में 98. 98.6 आई राउंड ऑफ थिंक। करके हाँ आई थिंक 98.6 आपका आंसर आएगा, राइट। तो दिक्कत यहाँ पर, ओके Sir. फाइन। तो अभी हम आगे बढ़ते हैं। स्क्रीन दिख रहा है आपको सिग्निफिकेंट फिगर्स के बारे में? Yes, sir. Yes, sir. ओके चलिए, बहुत बढ़िया बात है। अब देखो बच्चों, जब हम सिग्निफिकेंट फिगर्स के बारे में बात करते हैं तो इसका रियल यूज क्या है? इसका रियल यूज ये है कि हम क्या करते हैं, कोई भी एक वैल्यू को जब उसको हम मीनिंगफुल बनाएंगे, कोई वैल्यू को हम क्या करेंगे, उसको एक मीनिंगफुल वैल्यू बनाने की कोशिश करेंगे। तो हम सर क्या सर करेंगे? हेलो सर, जैसे हमने 37 डिग्री सेल्सियस को फahrenheit में चेंज किया तो वो जी। सेम सेम ही फॉर्मूला रहा वो। हाँ सेम फॉर्मूला लगेगा बेटा, सेम फॉर्मूला लगेगा, ठीक है। यस सर। ओके अब देखो बच्चों, अभी हम क्या करने वाले हैं, सिग्निफिकेंट फिगर्स के बारे में पढ़ने वाले, ठीक है ना। अब देखो सिग्निफिकेंट फिगर से कुछ बेसिक रूल्स होते हैं, वो आपको रूल्स को ध्यान रखना पड़ेगा। हमने क्या देखा, ऑल नॉन जीरो डिजिट्स आर सिग्निफिकेंट। इसका मतलब क्या, अगर मैं कोई ऐसा वैल्यू, हाँ तो अगर मैं ऐसा लिखता हूँ बेटा कि मैं ऐसे तो 273, अगर मैं ऐसे लिखा तो आप क्या बोलो, ये सब कैसे डिजिट्स हैं, ये सब नॉन जीरो है, मतलब कि यहाँ पे कोई जीरो नहीं है। तो आप क्या बोलोगे Yes. बच्चों, आप ये बोलोगे इसमें कितना सिग्निफिकेंट नंबर होगा, इसमें हमारा सिग्निफिकेंट फिगर क्या होगा आपका, 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स होगा, है ना। ओके फिर सेकंड पॉइंट क्या कहता है यहाँ पे, देखो बच्चों क्या लिखा है, द जीरोस प्रीसीडिंग टू द फर्स्ट नॉन डिजिट जीरोस आर नॉट सिग्निफिकेंट। इसका मतलब ये क्या होता, इसका मतलब ये होता है, इसका मतलब ये होता है कि अगर मैंने यहाँ पे कोई नंबर लिखा, जैसे मान के चलो मैंने यहाँ पे नंबर लिखा 5, उसके पहले कोई नंबर लिखा होगा, ऐसा कोई नंबर लिखा हो ना, तो वो नंबर हम क्या करेंगे, उसको हम सिग्निफिकेंट नहीं बोलेंगे। क्या होगा, वो आपका सिग्निफिकेंट नहीं होगा। जैसे कि अगर मैं एग्जांपल देता हूं, अगर मान के चलो ये मैं यहाँ पे फर्स्ट एग्जांपल लिखा है इसका सेकंड वाला पॉइंट का, तो अगर मैं लिखता हूँ 0.3271, अगर मैं लिखता हूँ 0.3271, तो आप क्या बोलोगे बच्चों, आप इसमें बोलोगे सर ये जो नंबर है इसके पहले जो जीरो है। देखो अभी क्या करेंगे, जब मैं को पढ़ा रहा हूँ तो उसको पहले सुनेंगे, जब हम चैट बॉक्स यूज करें तब हम उसको वेरीफाई करें, ठीक है ना। तो क्या होगा, टाइम भी बचेगा और हम जल्दी टॉपिक को कवर कर पाएंगे, ठीक है। यस Yes, sir. ओके यस सर जी जी बेटा जी। अब देखो, तो कहने का मतलब क्या है, कोई भी नंबर यहाँ पे दिख रहे हैं उसके पहले जो जीरोस होगा वो कभी भी सिग्निफिकेंट नहीं होगा। तो मतलब ये मैं बोल सकता हूँ कि यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे पॉइंट के बाद कितना नंबर है, 1 2 3 4, तो मैं क्या बोलूंगा यहाँ पे मेरा 4 सिग्निफिकेंट फिगर्स है। कोई दिक्कत बच्चों यहाँ तक आ रही है, नहीं ना। No, नो sir. सर। ओके अगर मैं सेकंड एग्जांपल के, हाँ बोलिए बेटा। ओके तो जब हम सेकंड क्वेश्चन वापस दूसरा एग्जांपल लेता हूँ, अगर मैं से लिखता हूँ 0.002, अगर मैं से लिखता हूँ कि 0.002, तो आप क्या बोलोगे, सर इसमें कितना सिग्निफिकेंट नंबर है, तो आपका आंसर क्या आना चाहिए, 1। क्या आना चाहिए, 1, क्योंकि जो नॉन डिजिट नंबर है उसके पहले क्या है, उसके पहले जीरो आ रहा है। कोई भी नंबर के पहले जीरो आ रहा है तो वो हमें मैटर नहीं करता, वो हमें मैटर नहीं करता, खाली वो नंबर को देखना है। समझ पर, तो यहाँ पे कितना से हो जाएगा, हमारा 1 सिग्निफिकेंट फिगर हो जाएगा, ठीक है फाइन। अगर मैं थर्ड एग्जांपल देता आपको समझाने के लिए, अगर मैं लिखता हूँ 0.316, तो आप क्या बोलोगे कि सर इसके अंदर कितना सिग्निफिकेंट नंबर है, इसमें 3 सिग्निफिकेंट नंबर है ना। कोई दिक्कत आ रही है बच्चों, नहीं ना। No, sir. नो सर। नो सर। चलो बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। अब देखो बच्चों, अब हम थर्ड पॉइंट के बारे में बढ़ते हैं। थर्ड पॉइंट क्या कहता है, द जीरोस बिटवीन टू नॉन डिजिट्स आर सिग्निफिकेंट। मतलब क्या, अगर कोई दो नंबर है, जैसे मान के चलता हूं मैं यहाँ पे लिखता हूँ 1 और 2, उसके बीच में अगर कोई जीरोस आ रहा है, अगर उसके बीच में कोई जीरो आ रहा है, तो वो क्या होगा, हमारा सिग्निफिकेंट नंबर कहलाएगा। क्या होगा, वो हमें सिग्निफिकेंट फिगर्स कहलाएगा, ठीक है। अगर मैं ऐसे लिखूं, यहाँ पर थर्ड वाला एग्जांपल दे रहा हूँ, अगर मैं ऐसे लिखता हूँ 5067, अगर मैं ऐसे लिखता हूँ, तो आप क्या बोलोगे, आप ये बोलोगे कि सर इसके कितना सिग्निफिकेंट नंबर होगा, 1 4 2 3 4, कितना होगा
4 सिग्निफिकेंट फिगर्स होगा। 4। ठीक है, समझ गए बेटा? Yes, sir. Yes, sir. यस सर। Yes, sir. चलो ठीक है, Yes, sir. बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। ठीक है, अब देखो ये तो हम 3 पॉइंट्स के बारे में देखा। अब देखो 4th पॉइंट की जब हम बात करते हैं, किसकी बात करते हैं? 4th पॉइंट की बात करते हैं। तो 4th पॉइंट में क्या लिखा बेटा? यहाँ पे देखो, द जीरोस एट द एंड। क्या बोला है? द जीरोस एट द एंड, मतलब कि लास्ट में होगा, मतलब कि नंबर के बाद में आ रहा है। और राइट ऑफ द नंबर आर सिग्निफिकेंट कब होगा? प्रोवाइडेड दे आर ऑन द डेसिमल पॉइंट। क्या होना चाहिए उसमें? उसमें डेसिमल पॉइंट होगा तभी वो सिग्निफिकेंट कहलाएगा, अदरवाइज सिग्निफिकेंट नहीं कहलाएगा। एक से एग्जांपल करते हैं, 4th वाला काफी इंपॉर्टेंट है। तो मैं यहाँ पे अगर लिखता हूँ ऐसा, अगर मैं ऐसा लिखता हूँ 2.600, अगर मैं ऐसे लिखता हूँ 2.600, तो आप क्या बोलोगे बेटा? यहाँ पे कितना सिग्निफिकेंट नंबर है? तो आप ये बोलोगे सर यहाँ पे 1 2 3 4, कितना होगा? 4 चार। सिग्निफिकेंट फिगर्स होगा, 4. है ना? अगर मैं ऐसा लिखता हूँ, अगर मैं ऐसा, ये हो गया 4th एग्जाम्पल। अगर मैं ऐसा लिखता हूँ कि 0.6000, तो यहाँ पे कितना सिग्निफिकेंट नंबर होगा बच्चों? बताओ जरा 4। 4. 4. कितना होगा? 4 अगेन सर। अगेन 4 होगा, क्योंकि 4। जो आपका यहाँ पे क्या आपका पॉइंट है, और पॉइंट के बाद क्या होगा? राइट साइड पे क्या था? 3 जीरोस हो गए और एक नंबर है, तो कितना होगा आपका? 4 सिग्निफिकेंट नंबर होगा। कोई दिक्कत? Sir, एक No, बात sir. No, sir. नो सर। ओके, चलो बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। अब सपोज करो, सर जी बोलिए। सर जैसे मतलब हमने जैसे 0.6000 लिया ना, और अगर 6 के पीछे 0 आ गया तो मतलब उसमें कितनी सिग्निफिकेंट फिगर होंगी? अगर पॉइंट के पहले आया तो नहीं होगा, बाद देखना है हमको, बिफोर वाला पार्ट नहीं देखना है, हमें आफ्टर वाला पार्ट देखना है। ठीक है, यस सर। ओके यस, थैंक यू सर। ओके। अब यहाँ पे देखो नेक्स्ट वाला पॉइंट हम कंसिडर करेंगे। सपोज कैसे यहाँ पे लिखा है, अगर मैं यहाँ पे लिखता हूँ 100, कितना है? 100 है। अब मैं बोलूँ बेटा इसमें कितना सिग्निफिकेंट नंबर है, तो आप क्या बोलोगे? 3. 3 पक्का? 1. Yes, sir. नहीं बेटा, यहाँ पे क्या होगा? यहाँ पे तो खाली एक ओनली 1 सिग्निफिकेंट नंबर है ना। देखो One. हाँ 1 क्यों 1 आएगा? क्योंकि यहाँ पे पॉइंट नहीं है, डेसिमल पॉइंट तो डाला ही नहीं मैंने ना। जब तक मैं डेसिमल पॉइंट डालता नहीं हूँ तब तक आपको सिग्निफिकेंट नहीं कहलाएगा। ठीक है, समझ रहे हो? Yes, sir. Yes, ओके sir. Yes, sir. अब देखो, और सपोज करो मैं, देखो ये काफी इंपॉर्टेंट एग्जांपल है, सबके सभी ध्यान से सुनना, काफी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये हो गया, मैं फर्स्ट एग्जांपल लिख रहा हूँ। अब देखो 100 को मैं कैसे लिख सकता हूँ? ऐसे लिख सकता हूँ, दैट इज 1 मल्टीप्लाई बाय 10 to the power 2। ऐसा लिख सकता हूँ कि नहीं लिख सकता बेटा? Yes, sir. लिख सकता यस हूँ? सर। हाँ Yes, तो Yes, sir. अभी मैं, अगर मैं अभी बात करूं, अभी इसमें कितना सिग्निफिकेंट नंबर है? तो आप क्या बोलोगे? सर यहाँ पे इसमें भी एक ही सिग्निफिकेंट नंबर है, क्या बोलोगे? 1 ही है। ओके, सपोज कर मैं ऐसा सेकंड एग्जांपल लिखता हूँ। अगर मैं ऐसा लिखा 1.0 मल्टीप्लाई बाय 10 to the power 2, अभी भी इसका मतलब क्या है? अभी भी इसका मतलब क्या है? 100 ही है। ये क्या आपका 100 ही है इन वर्ड्स। ओके, ये आपका 100 ही है। तो अगर मैं बोलूं बेटा अभी कितना यहाँ पे सिग्निफिकेंट नंबर है, तो आप क्या बोलोगे? यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या आपको ये वाला पॉइंट को, इसको नहीं दिखना है, तो आप क्या बोलोगे? यहाँ पे देखो, यहाँ पे एक नंबर है, यहाँ पे क्या आ गया बीच में? यहाँ पे डेसिमल पॉइंट आ गया और यहाँ पे एक 0 है, तो आप क्या बोलोगे? यहाँ पे आपका 2 2. सिग्निफिकेंट नंबर है। कितना है आपका? 2 2. सिग्निफिकेंट नंबर। Significant figure. यहाँ अभी तक कोई दिक्कत नहीं है ना? No, sir. No. No, sir. ओके, No, sir. सपोज करो मैं, रिपीट कर दो एक हाँ बार। हाँ बता रहा 2 मिनट को बता रहा, बस वही बता रहा हूँ। ठीक है, सब मान के जो थर्ड एग्जांपल में लिखा है यहाँ पर। अब मान के चलो ऐसे लिखा है मैंने 1.00 मल्टीप्लाई बाय 10 to the power 2। अगर मैं ऐसे लिखा, ठीक है ना, और मैं दूसरा एग्जांपल लिखा मैंने ऐसा 100 इंटू 10 to the power 2। अगर मान के चलो मैंने ऐसे लिखा, ठीक है ना, तो आप ये बोलोगे कि सर जो ये वाला केस है ना, ये वाला केस, जो फर्स्ट वाला केस है, वहां पे क्या देखो, यहाँ पे कितना नंबर है? 1 है, पॉइंट के बाद 2 पॉइंट के बाद 2 0 है, तो आप क्या बोलोगे? सर यहाँ पे 3 सिग्निफिकेंट नंबर है ना। लेकिन जब हम सेकंड वाले की बात करते हैं, किसकी बात करते हैं?
जब हम सेकंड वाले की बात करते हैं, यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे कोई पॉइंट नहीं है और यहाँ पे 2 जीरो डाल दें, ऊपर पावर है, ठीक है, तो यहाँ पे कितना सिर्फ होगा, यहाँ पे खाली वन वन सिग्निफिकेंट Significant होगा, figure. फिगर होगा। कोई दिक्कत है यहाँ पे बच्चों, सब समझ में आ रहा है नो प्रॉपर्ली? सर No, sir. यस No, सर sir. नहीं समझ में आया? Yes, sir. Sir, आ गया. सर ओके, सर रिपीट कर दो सर। वापस रिपीट करूं? यस सर। ओके, कोई बात नहीं, अभी हम थोड़ा आगे एग्जाम्पल करें तो आपको पता चलेगा, ठीक है ना। अब देखो क्वेश्चन पढ़ो, क्या लिखा है, हाउ मेनी सिग्निफिकेंट फिगर्स आर देयर इन द फॉलोइंग, ठीक है ना। अब आप क्या करोगे, सबसे पहले फर्स्ट का आंसर आएगा, फिर सेकंड का, थर्ड का, स्टेप बाय स्टेप जाएंगे और आप चैट बॉक्स यूज करोगे, ठीक है। चलिए, आई थिंक स्क्रीन दिख रहा है आपको सभी को, ऑप्शंस दिखे? Yes, sir. Sir. Yes, sir. नो ओके, सर No, sir. नो सर। नो सर। Yes, सर sir, अब दिख दिखे रहे हैं. Yes, sir. यस सर। सर। अभी दिख रहा है, अभी दिख रहा है, राइट? No, sir. यस सर। ओके फाइन। अब देखो, जब मैं बात करता हूँ फर्स्ट वाले क्वेश्चन की, देखो क्या लिखा है यहाँ पे, 0.00025, मैं लिखा 0.0025, तो यहाँ पे क्या बोलूंगा मैं यहाँ पे ये बोलूंगा, ये जो नंबर है, नंबर के पहले जो नंबर जीरो आ रहे हैं उसको हमें काउंट नहीं कर रहे, बिफोर वाले पार्ट को हमें काउंट नहीं करना, हमें क्या करना है, आफ्टर वाले पार्ट में काउंट करना है, ठीक है ना। तो उसका आंसर क्या आएगा, इसका आएगा आपका Two. टू सिग्निफिकेंट सिग्निफिकेंट फिगर फिगर्स के बारे में, ठीक है, बोल, ठीक है ना। ओके फाइन। थर्ड वाले, सेकंड वाले की बात करते हैं, यहाँ पे क्या ना दिख रहा है आपको, 208। अब यहाँ पे क्या हो रहा है, 3 हाँ, तो यहाँ पे क्या है, राइट। दो नॉन जीरो के बीच में क्या एक जीरो आ रहा है, तो आप क्या बोलोगे, यहाँ पे कितना होगा, यहाँ पे थ्री सिग्निफिकेंट फिगर ओके। और फोर्थ वाले में कितना होगा, थर्ड वाले में कितना होगा, थर्ड वाले में होगा 4, बिकॉज 5 है और बीच में एक नंबर है। Four. अब फोर्थ वाला कौन बताएगा, जब फोर्थ वाले में क्या आंसर आएगा, सिक्स सिग्निफिकेंट फिगर Three थ्री significant. सर। ठीक है, 2 सेकंड शांत हो जाओ, Six, सबके सब sir. शांत हो जाओ, सबके सब शांत हो जाओ, 2 मिनट के लिए, ठीक है ना। अब यहाँ पे देखो, जो फोर्थ और क्वेश्चन है उसमें ये लिखा है 1 2 6 कॉमा 0 0 0, ये लिखा है, ठीक है, ये लिखा है। अब देखो ये कॉमा है, पॉइंट नहीं है ना, क्या है, कॉमा है, पॉइंट नहीं है, तो क्या होगा, यहाँ पे सिर्फ खाली ये तीनों ही सिग्निफिकेंट होगा, तो इसका आंसर क्या आएगा, इसका आंसर आएगा 3, क्या है इसका आंसर, 3 आएगा, 6 नहीं आएगा बेटा, Three. 6 नहीं आएगा, क्यों, क्योंकि वहां पे मान के चलो यहाँ पे कॉमा है, अगर मान के चलो मैं ऐसा लिखता 126.000, तब कितना आता, तब हमारा आंसर 6 आता। 6 समझ आया बेटा? Yes, Yes, sir. sir. Yes, sir. Yes, sir. ओके, चलो बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, ठीक है ना। अब देखो, अब हम जब फिफ्थ की बात करते हैं तो फिफ्थ में कितना आंसर आएगा, आप बोलोगे 4 1 2 3 Four 4, significant figure. 4 सिग्निफिकेंट आएगा, वेरी गुड बेटा। सिक्स वाले में कितना आएगा बेटा, 5 5 Five. तो Five. यहाँ पे पॉइंट के बाद दो जो अब दूसरे Five. नंबर से काउंट करते, तो क्या होगा आपका, यहाँ पे 1 2 3 4 5, तो कितना आपका 5 सिग्निफिकेंट फिगर्स है, ठीक है, समझ गए sir. बच्चों? Yes, sir. Yes, sir. चलो बहुत बढ़िया, Yes, sir. ओके आगे बढ़े, यस सर। Yes, sir. Yes, sir. ठीक है। अब देखो यहाँ पे एक टॉपिक हमारा आ गया है प्रिसिशन और एक्यूरेसी के बारे में, क्या आ गया हमारा टॉपिक, प्रिसिशन क्या होता है और एक्यूरेसी क्या होती है, ठीक है। चलिए अब देखो, सबसे पहले तो आप इसका मतलब को समझना पड़ेगा कि प्रिसिशन मतलब होता क्या है। प्रिसिशन मतलब यहाँ पे लिखो इसको, इट रेफर्स टू, बेटा जिनका भी माइक ऑफ नहीं है आप माइक ऑफ कर दीजिए, ठीक है ना, डिस्टर्बेंस क्रिएट हो रहा है, ठीक है, फाइन, थैंक यू। तो हम क्या बोलेंगे बेटा, यहाँ पे देखो, हम ये बोलेंगे कि इट रिफर्स टू द क्लोजनेस, क्या होगा, हमारा वैल्यू कितना क्लोज आता है, ठीक है ना, ऑफ वेरियस
मेजरमेंट। क्लोज हाँ, क्लोज मतलब क्या, मान के चलो, सपोज करो प्रगति है, ठीक है ना, मान के चलो प्रगति है, या फिर मैं बोलूंगा एक स्टूडेंट पी है, ठीक है ना, एक स्टूडेंट क्या है, पी है। मान के चलो कि जो पी ने क्या किया, एक वो लैब में गया, ठीक है ना, लैब में जाने के बाद उनको रीडिंग्स निकाले, रीडिंग्स निकालने के बाद उनका रिजल्ट आया आपका, मान के चलो 5.7 ml आया। कितना आंसर आया? 5.7 ml आया। ये उन्होंने फर्स्ट रीडिंग निकाला। जब उन्होंने सेकंड रीडिंग निकाला, ठीक है, जब उन्होंने सेकंड रीडिंग निकाला तब आंसर आया हमारा 5.75। क्या आंसर आया? 5.75। ओके, जब मैं थर्ड रीडिंग निकाला तब मेरा आंसर आया 5.69। कितना है? 5.69 ml आया। तो आप क्या बोल सकते हो, ये जितने भी रिजल्ट आ रहे हैं, ये जितने भी रिजल्ट क्या आ रहे हैं, सबके सब कैसे हैं? बहुत ज्यादा क्लोज। क्या है? बहुत ज्यादा क्लोज है ना। हाँ, तो मैं से क्या बोलूंगा, ये मैं इनको बोलूंगा ये मेरा प्रिसाइज रिजल्ट है। कैसा मैं बोलूंगा इनका? प्रिसाइज रिजल्ट है। ठीक है, समझ के आया क्या रहा आपको? प्रिसाइज रिजल्ट है। अब देखो, अब मैं आपको एक्यूरेसी के बारे में बता रहा हूँ। क्या बता रहा हूँ मैं? एक्यूरेसी के बारे में। हाँ, तो एक्यूरेसी मतलब क्या होता है? जो हमारा ट्रू वैल्यू है, क्या हमारा जो हमारा ट्रू वैल्यू है उससे हमारा वैल्यू कितना क्लोज है, उससे हमारा वैल्यू कितना क्लोज है। मतलब कि ट्रू वैल्यू से हमारा वैल्यू कितना क्लोज है वो हमें क्या दिखाता है? एक्यूरेट बताता है। मतलब मैं ये मान के चलता हूँ, मतलब कि मान के चलो कि आप लैब में एक्सपेरिमेंट कर रहे हो। क्या कर रहे हो? लैब में एक्सपेरिमेंट कर रहे हो। सर आए, ठीक है ना, सर ने आपको कुछ टॉपिक्स बताया, ठीक है, और आपको कहा कि आप एक्सपेरिमेंट करो, इसका जो रिजल्ट है कितना आना चाहिए? उसका रिजल्ट आना चाहिए 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये आपका आंसर आना चाहिए। क्या आ रहा है? आना चाहिए, ये आपका आंसर आना चाहिए। लेकिन जब आप एक्सपेरिमेंट कर रहे हो, आपका रिजल्ट कितना आ रहा है? आपका रिजल्ट आया 8.0, सेकंड रिजल्ट आया आपका 8.1, और थर्ड रिजल्ट कितना है आपका? 8.2 आया। तो जब आप सर को ये तीनों रिजल्ट बताओगे तो आप सर क्या बोलेंगे? बेटा, आपने जो आंसर निकाला वो क्या है आपका? वो आपका प्रिसाइज रिजल्ट है। क्या वो आपका प्रिसाइज रिजल्ट है? लेकिन वो क्या है? वो आपका एक्यूरेट रिजल्ट नहीं है। क्या वो आपका एक्यूरेट रिजल्ट नहीं है। एक्यूरेट रिजल्ट में कब बोलता? अगर आप ये बोलते कि उसका आंसर कितना आ रहा है, ऐसा कुछ आ रहा होगा, 9.6 आ रहा होगा, 9.7 आ रहा होगा, और 9.8 आ रहा होगा। जब आप तीनों को ऐड करोगे और इसका एवरेज निकालोगे तो आपका आंसर कितना आएगा? आपका आंसर अराउंड आएगा 9.75 के आसपास आएगा। तो क्या होगा? ये जो हमारा ट्रू वैल्यू है, आपका रिजल्ट कितना आया? 9.75 आया, और ओरिजिनल वैल्यू क्या है आपका? 9.8 है। तो मतलब क्या हुआ? ये उस वैल्यू से बहुत पास में है। तो सर क्या बोलेंगे कि बेटा, आपने जो रिजल्ट निकाला है वो आपका प्रिसाइज भी है और एक्यूरेट भी है। क्या आपका रिजल्ट है वो आपको प्रिसाइज भी है और आपका एक्यूरेट भी है। समझ में आया बच्चों मैं क्या बोल रहा हूँ? Yes, sir. sir. कोई दिक्कत? No, sir. यस अगर सर। अभी भी दोबारा बता देंगे? जी श्योर मैं बताऊंगा। जी हाँ दिव्या, पक्का मैं बता दूंगा, ठीक है ना। अब सपोज करो कि स्टूडेंट 1 है। क्या है आपका? एक स्टूडेंट 1 है। तो एक स्टूडेंट है, ठीक है ना, उसका एग्जाम होता है। क्या होता है? उसका एग्जाम होता है 25 मार्क्स से। कितना मार्क का होता है? 25 मार्क का एग्जाम हो रहा है, ठीक है। अब क्या हो रहा है? सर ने ये बोला, मान के चलो पीयूष सर, मैं पीयूष सर हूँ, ठीक है, मैं पढ़ा रहा हूँ। मान के जब 25 मार्क का एग्जाम हो रहा है और मैंने आपको ये बोला कि सर कि बेटा, अगर आप 25 में से 20 मार्क्स लेके आते हो तो मतलब कि आप बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहे हो। क्या कर रहे हो? आप बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहे हो। लेकिन ओके, अब मान के चलो, अब यहाँ पे 1 है, स्टूडेंट 1 है, और यहाँ पे स्टूडेंट 2 है। जो 1 वाला बच्चा है, जो वन वाला बच्चा है, वो क्या कर रहा है? वो फर्स्ट एग्जाम में लेकर आ रहा है 15 मार्क्स, दूसरे एग्जाम में लेके आ रहा है 16 मार्क्स, और थर्ड एग्जाम में लेके आ रहा है 14 मार्क्स। ठीक है, कितना मारा है? 14 मार्क्स आ रहा है। तो अगर आप क्या करोगे, जब आप इसका एवरेज निकालोगे, इन दोनों का एवरेज निकालोगे, तो आपका आंसर कितना आएगा? आपका आंसर आएगा 15 मार्क्स से आपका एवरेज है। किसका? स्टूडेंट 1 का।
ओके। लेकिन जब मैं 2 की बात कर रहा हूँ, 2 क्या कर रहा है, 2 भी एक दूसरा स्टूडेंट है, उसने एग्जाम दिया, उसका मार्क्स आ रहा है 18, दूसरा एग्जाम दिया उसने, उसका मार्क्स है 19, और तीसरा जो उसने एग्जाम दिया उसका आया 19.5 मार्क्स। ठीक है, तो वहां अब क्या हुआ, ये जो मार्क्स बच्चा लेके आया वो कैसे लेके आया, वो बच्चा लेके आया प्रिसाइज मार्क्स भी लेके आया और एक्यूरेट मार्क्स भी लेके आया। क्यों, जो सर ने बोलता 20 मार्क्स, वो 20 मार्क्स के पास पहुंच पाया है। लेकिन जो हमारा वन वाला बच्चा है, जो हमारा 1 वाला बच्चा, वो क्या कर रहा है, वो 15, 16 और 14 मतलब कि पास अच्छा मार्क्स लेके आ रहा है, लेकिन क्या है, वो एक्यूरेट रिजल्ट नहीं, वो कैसे आपका प्रिसाइज रिजल्ट है। तो कैसे रिजल्ट है आपका, प्रिसाइज रिजल्ट। अभी समझ में आया बेटो एक्यूरेसी एंड प्रिसाइज के बारे में क्या होता है करके। यस Yes, sir. देखो ये वाला जो टॉपिक है ना, ये जो टॉपिक है ये काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, यस, इसके आपको प्रॉपर समझना पड़ेगा। ठीक है, Yes, sir. Yes, sir. ओके, सर Yes, sir. समझ गए, चलो बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। ओके, तो हम आगे बढ़े। Yes, sir. Yes, Yes, sir. ओके यस सर। ओके, चलो अभी हम क्या करते हैं, सबसे पहले कुछ अभी तक हमने जो जो पढ़ा वो कुछ समराइज करते हैं, ठीक ना। समराइज करने के लिए बात मैं ये बोल रहा हूँ कि हमने काफी पढ़ लिया है, आपको क्या चीज ध्यान रखना पड़ेगा। सबसे पहले आपको टेम्परेचर के जो फॉर्मेट्स, दैट इज फ़ारेनहीट, दैट इज आपका फ़ारेनहीट, डिग्री सेल्सियस और केल्विन, इन दोनों के बीच में आपको रिलेशन पता होना चाहिए। सबसे मेन बात ये है आपकी। सेकंड पॉइंट ये पता होना चाहिए कि आपका मास और वेट के अंदर क्या डिफरेंस है, ये आपको पता होना चाहिए। थर्ड पॉइंट क्या पता होना चाहिए, हमने जो भी पढ़ा सिग्निफिकेंट फिगर्स के बारे में, उसके बारे में आपको पता होना चाहिए। और जो फोर्थ अभी जो हमने पढ़ा दैट इज प्रिसिशन एंड एक्यूरेसी वाला पार्ट, वो भी आपको पता होना चाहिए। अगर आप इतना पार्ट प्रॉपरली कर पा रहे हो तो हम आगे बढ़ सकते हैं। ठीक है, समझ गए बच्चे लोग, कोई दिक्कत? No, No, sir. sir. No, 2 मिनट रुको, मैं थोड़ा पानी पी लेता हूँ। ओके, चलिए फिर आगे बढ़ते हैं। फाइन, अब देखो स्क्रीन दिख रहा है मेरा, Yes, sir. Yes, sir. यस सर। Yes, sir. क्या टॉपिक दिख रहा है ऊपर, क्या लिखा है, क्या टॉपिक दिख रहा है बच्चों? टेम्परेचर। जो आपने पॉइंट्स लिखे हो, टेम्परेचर, मास, वेट, सिग्निफिकेंट फिगर्स। वो दिख रहा है, क्या बात कर रहे हो? Yes, sir. यस यस सर। Laws of chemical अभी सही है, लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन। combination. ओके 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 फाइन फाइन, ठीक है ठीक है, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। अब 2 मिनट देखो बच्चों, ये जो पार्ट है ना आपका, ये आपका थियोरी वाला पार्ट है, जो आपको एग्जाम के अंदर अगर आप आ गया तो आपको एग्जाम में लिखना पड़ सकता है। ठीक है ना, बहुत ही ज्यादा सिंपल है। ठीक है ना, मैं आपको हर एक लोग के बारे में बताना स्टार्ट करता हूँ। ठीक है ना, अब देखो बच्चों, यहाँ पे प्रॉपरली समझना कि कौन सा लोग क्या कहना चाहता है। ठीक है ना, ओके फाइन। अब देखो, जो हमारा लॉस ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन है उसका इंपॉर्टेंस क्यों है, क्योंकि जब हम, ठीक है ना, क्योंकि जब हम कोई भी केमिकल रिएक्शंस कर रहे होंगे, ये सारे लोग क्या हो गए वहां पे एप्लीकेबल हो सकते हैं। ठीक है ना, चलिए हम स्टार्ट करें। चलिए बहुत बढ़िया। अब देखो यहाँ पे एक पिक्चर दिख रहा होगा आपको, है ना। पहले क्या दिख रहा होगा, लॉ ऑफ कंजर्वेशन मास, और उसके सामने एक साइंटिस्ट का नाम दिख रहा होगा, एंटोनियो लेविशियर। ठीक है ना, इन्होंने क्या बोला था, कोई भी केमिकल रिएक्शन के अंदर, कोई भी केमिकल रिएक्शन के अंदर, कोई भी केमिकल रिएक्शन के अंदर क्या होगा, मास एंड एनर्जी, क्या होगा, मास एंड एनर्जी ना तो कोई बन सकता है ना कि डिस्ट्रॉय हो सकता है। वो क्या हो सकता है, वो क्या होगा, वो खाली ट्रांसफॉर्म हो, क्या होगा, वो खाली ट्रांसफॉर्म होगा, चेंज वन, होगा एक फॉर्म से हाँ दूसरी फॉर्म में। हाँ, ट्रांसफर होगा वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म के बारे में। इससे हमें कौन सा लॉ पता चलता है, हमें आइंस्टीन का एक इक्वेशन पता, दैट इज E = mc², दैट इज मास इनटू
वेलोसिटी ऑफ लाइट का स्क्वायर। ठीक है, मैं जो लिख रहा आपको समझ, मैं जो लिख रहा वो आ रहा है ना प्रॉपरली? Yes, Yes, sir. sir. Yes, sir. जी बेटा, तो कहने का मतलब क्या है, तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन मास अब सिंपली क्या कहना चाहता है कि कोई भी केमिकल रिएक्शन के अंदर कि मास और एनर्जी क्या होगा, कभी ना बन सकता है ना कि डिस्ट्रॉय हो सकता है, वो क्या होगा, एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में चेंज होगा। आई थिंक ये वाला पार्ट आप बचपन से पढ़, राइट, है ना? यस सर। यस देखो बच्चों, थियरियल पार्ट है तो आपका रिस्पांस आना चाहिए, ठीक है ना, एकदम ढीला ढीला नहीं चलना है, Yes, sir. है ना? तो देखो ये तो थियरी वाला, जैसे एटॉमिक थ्योरी, जैसे हम एटॉमिक मास पे आएंगे ना तो आपको पता चला कितना इंपॉर्टेंट वाला पार्ट है, ये बेसिक्स है, हम बेसिक्स थोड़ा उनको पढ़ाई करना पड़ेगा, ठीक है? तो आप बी रेडी, बी एनर्जेटिक, ठीक है ना, ऐसे ढीला ढीला आवाज नहीं चलेगा, ठीक है? समझ Yes, रहे हो sir. Yes, सारे sir. बच्चे? Yes, sir. हाँ, Yes, ऐसा sir. ऐसा ऐसा आना चाहिए, ठीक है ना? चलिए, ओके, अभी क्या है, लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन। अच्छा ये बता बच्चों, क्या आपने ये लॉ स्कूल में पढ़ा है प्रॉपर्ली? सर ने बताया था आपको पढ़ाने के टाइम पर? Yes, sir. Yes, Yes, sir. 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 ओके, Yes, sir. तो मुझे अभी कौन बताएगा? मुझे बताएगा अभिषेक। अभिषेक, आप जरा मुझे बताओ लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन क्या होता है? चलो ट्राई करिए बच्चा। अरे अभिषेक लेफ्ट हो गए, ऐसा थोड़ी चलता है। कौन बोलेगा? चल ट्राई कर, कौन कौन ट्राई करेगा? देखो, बोल मतलब कि आपको बोलना है, ठीक है ना, गलत हो या राइट हो वो मैटर नहीं करता। हाँ, अभी ने बोलो। सर लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शंस बोलता है कि अगर दो एलिमेंट्स हैं वो एक डेफिनेट रेशियो में होंगे हमेशा, ओके जैसे H2, ओके ओके, जैसे हाँ कोई बात नहीं, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा ट्राई किया और आपने सही बोला, गलत नहीं बोला। हाँ, एक आप जरा बताओ। Yes, sir. Sir, law of definite proportion को हम constant combination भी कहते हैं। जी, वेरी गुड। Sir, इसमें जो it always contain the same ratio of element by mass and it does ये किसी के ऊपर, किसी सोर्स के ऊपर डिपेंड नहीं होते हैं, which it has been obtained। ओके चलो, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, ठीक है ना? अब आप दोनों ने बहुत अच्छा से कोशिश किया और आपने सही भी आंसर दिया। अब जो मैं बोल रहा हूँ उसको ध्यान दीजिए, ठीक है? आपने Yes, जो भी sir. आंसर दिया एकदम सही आंसर दिया, ठीक है ना? मैं जो बोलता हूँ उसको ध्यान दो, ठीक है ना? अब देखो, इनका जो स्टेटमेंट है, ठीक है ना, ये साइंटिस्ट थे, क्या नाम था इनका? आई थिंक स्क्रीन दिख रहा है ना, जोसेफ प्राउड, ठीक है ना? क्या नाम था उनका? जोसेफ प्राउड उनका नाम था, ठीक है? स्क्रीन दिख रहा है ना आपको प्रॉपरली? फिगर दिख Yes, रहा है? Yes, sir. sir. Yes, sir. यस सर। ओके 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 फाइन। अब देखो इन्होंने स्टेटमेंट क्या दिया था, पहले हम स्टेटमेंट लिखते हैं फिर हम समझते हैं कि उन्होंने क्या बोला, ठीक है ना? उन्होंने ये बोला, एक केमिकल कंपाउंड, ए केमिकल कंपाउंड, जो हमारा केमिकल कंपाउंड है, ऑलवेज कंटेन्स सेम एलिमेंट combined together in a Definite ratio with Same- whatever the हाँ method of same, preparation. जी एकदम, बहुत एकदम से बोलो, सेम प्रपोर्शन बाय मास। ये तो रहा स्टेटमेंट की बात, है ना? ये तो रहा स्टेटमेंट की बात, ठीक है ना? अभी मैं जो आपको होता है उसको आप समझिए, ठीक है ना? मान के चलो आपने, वो साइंटिस्ट थे, ये जो जोसेफ प्राउड थे ना, वो साइंटिस्ट थे, वो क्या करते, बहुत सारा एक्सपेरिमेंट कर रहे थे, ठीक है ना? वो क्या करते हैं, बहुत सारा एक्सपेरिमेंट कर रहे थे। उन्होंने क्या लिया, उन्होंने एक नेचर से कंपाउंड लिया। क्या लिया उन्होंने? एक नेचर से कंपाउंड लिया जो नेचुरल था, जो क्या था वो, जो आपका नेचुरल था। और उन्होंने क्या लिया, एक सिंथेटिक कंपाउंड लिया। क्या लिया उन्होंने? एक सिंथेटिक कंपाउंड लिया, जो उन्होंने क्या किया, उन्होंने लैब के अंदर बनाया, खुद बनाया, लैब के अंदर खुद बनाया उन्होंने, लैब ग्रोन, मैं ऐसा बोलता हूं, मैं लैब ग्रोन बनाया, ठीक है ना? मान के चलते हैं जो हमारे साइंटिस्ट है जोसेफ प्राउड, उन्होंने क्या लिया नेचर से, क्या लिया उन्होंने? वाटर। क्या लिया उन्होंने? लिया वाटर लिया। क्या लिया उन्होंने? बनाया वाटर, बनाया। और लैब में भी क्या बनाया उन्होंने? वाटर बनाया, ठीक है ना? उन्होंने ये बनाया। तो कहने का मतलब क्या है, उन्होंने ये बोला, चाहे हम कोई भी एलिमेंट्स को नेचुरल लेके आए या सिंथेटिक लेके आए,
उसका जो प्रपोर्शन होगा वो हमेशा कैसा होगा, हमेशा सेम ही होगा। मतलब क्या, अगर मैं बात करता हूँ H2 प्लस O2 गिव्स H2O, ये बैलेंस नहीं है ना, इसको बैलेंस करना पड़ेगा। तो क्या हुआ, हम क्या बोल सकते हैं, हम 2 मोल हाइड्रोजन लेंगे और हम 1 मोल ऑक्सीजन लेंगे, तो हमें क्या मिलेगा, हम मिलेगा वाटर मॉलिक्यूल बनेगा। मतलब क्या, नेचर से भी लेके आओ और उसको एग्जामिन करो, तब क्या पता चलेगा कि हमें 2 मोल हाइड्रोजन चाहिए और 1 मोल ऑक्सीजन चाहिए, हमें क्या मिलेगा, वाटर बनेगा। लेकिन अब वाटर को क्या करो, लैब में खुद से बनाओ, तभी भी क्या चाहिए होगा, 2 मोल हाइड्रोजन चाहिए होगा और 1 मोल ऑक्सीजन चाहिए होगा। आप ऐसा कभी नहीं बना सकते कि आपने 1 मोल हाइड्रोजन लिया और 1 मोल ऑक्सीजन लिया और आपका क्या बन गया, वाटर बन गया, पॉसिबल ही नहीं है। तो कहने का मतलब क्या है, चाहे हम कैसे ही बनाए कोई मॉलिक्यूल को, उसको नेचुरली बनाए या सिंथेटिकली बनाए, उसका जो प्रपोर्शन हो क्या होगा, हमेशा सेम ही होगा। समझ में आया बच्चों, कि वापस बताओ मैं, सर आगे दोबारा आगे बताना। चले मैं क्या करूंगा, एक रियल टाइम एग्जांपल क्या लेता हूं, मैं एक रियल टाइम एग्जांपल लेता हूं, ठीक है ना, मान के चलो Yes, sir. हम एक रियल टाइम एग्जांपल लेते हैं। तो मैं ये बोलता हूँ, चलो मैं ये बोलता हूँ कि स्टूडेंट ए है एंड स्टूडेंट बी है, ठीक है ना। अब मैं ये बोल रहा हूँ स्टूडेंट को क्या करना है, दोनों करना है इंजीनियरिंग, क्या करना है उनको इंजीनियर बनना है, उनको इंजीनियर बनना है, और बी को भी इंजीनियर बनना है, ठीक है ना। देखो, जो ए वाला क्या कर रहा है, वो दूसरे रूट से जा रहा है, और बी वाला क्या कर रहा है, दूसरे रूट से जा रहा है। लेकिन फर्क कहाँ पे आएगा वो मुझे बताना, ठीक है ना। मान के चलो ए वाले ने क्या किया, ए वाले ने 10th में क्या लिया, 10th लिया, उसके बाद 12th में गया, 12th में उन्होंने क्या किया, साइंस चूज किया, किसमें, मैथ्स बैकग्राउंड को लेकर, ठीक है ना। उसने क्या किया, JEE एग्जाम दिया, फिर क्या हुआ, उसने 4 साल का बीटेक इंजीनियरिंग उसने कोशिश किया। तो अगर आपको इंजीनियर बने तो क्या करना पड़ेगा, आपने 10th किया, आपने 12th किया, फिर साइंस में मैथ्स लिया, है ना, फिर आपने JEE एग्जाम दिया, फिर आपको क्या मिला, 4 साल आप कोर्स करोगे, तब आप इंजीनियर बनोगे। इतना सबको समझ में आया? Yes, sir. Yes, sir. हाँ, इतना समझ में आ गया, ठीक है ना। अब मान के चलते, जो बी वाला बच्चा है, मान के चलो कि बी वाले बच्चे ने 10th पास किया, 12th पास किया, फिर उसने क्या किया, 2 साल का ब्रेक किया, लेकिन उसने 2 साल का ब्रेक ले लिया, ठीक है ना। उसके बाद उसने क्या किया, वापस साइंस में मैथ्स लिया, उसके बाद वापस 1 साल का ब्रेक लिया JEE पढ़ने के लिए, उसने JEE दिया, उसके बाद 4 साल हुआ। अब देखो, पहले वाले बच्चों को कितना टाइम लगा, उसको 6 साल लगा, लेकिन दूसरे वाले बच्चों को कितना लगा, उसको 7 साल लगा। लेकिन अगर आपको इंजीनियर बनना है तो आपको क्या करना पड़ेगा, आपको JEE तो निकालना पड़ेगा ना, है ना। ऑब्वियसली बात है, अगर आपको इंजीनियरिंग करना है तो आपको JEE तो निकालना पड़ेगा, निकालना ही नहीं पड़ेगा बच्चा बोलो बच्चों, फिर निकलना पड़ेगा। ऑब्वियसली करना पड़ेगा। तो मतलब क्या, चाहे आप कोई भी रूट लो, आपको वो चीज तो करनी पड़ेगी, आपको वो चीज आगे बढ़नी है तो, ठीक है ना। वैसे ही मैंने क्या बोला, अगर मैं जैसे यहाँ पे देखो एग्जांपल, जैसे मैं यहाँ पे एग्जांपल देता हूँ, इसको मिटा देता हूँ, है तो मैं थोड़ा सा ये ठंड लग गई बेटा आपकी आवाज आ रही है, प्लीज म्यूट कर लो आप थोड़ा सा। ओके, थैंक यू सो मच, ठीक है। तो यहाँ पे देखो बच्चों, मैं यहाँ पे एक डायग्राम लेके आ रहा हूँ, ठीक है। अब देखो, डायग्राम दिख रहा है नीचे, Yes, sir. हाँ, अब देखो Yes, sir. अब देखो वहां पे क्या लिख रहा है, एक आपको दिख रहा होगा नेचुरल, एक दिख रहा आपको सिंथेटिक, क्या दिख रहा होगा, एक नेचुरल दिख रहा होगा और एक सिंथेटिक दिख रहा होगा। नेचुरल में क्या प्रोपोर्शन है, कॉपर कितना है, 51% है, और कार्बन कितना है, 9% है। वो दोनों को मिला के कंपाउंड ने बनाया। लेकिन जब हम उसको सिंथेटिकली बनाते हैं तभी भी क्या होगा, उसका जो प्रोपोर्शन कैसा होगा, हमेशा सेम ही होगा, ठीक है। समझ में आया ये डेफिनेट प्रोपोर्शन के बारे में आपको? Yes, sir. Yes, sir. अब देखो, अगर अभी भी नहीं आया तो मैं आपको 2 मिनट में वापस समझा देता हूँ, बस लास्ट टॉपिक है, बस लास्ट में बता रहा हूँ, ठीक है ना। मान के चलो आप बना रहे हो वाटर, क्या बना रहे हो, वाटर बना रहे हो। तो वाटर लिए क्या चाहिए आपको, 2 मोल हाइड्रोजन चाहिए, और क्या चाहिए, 1 मोल ऑक्सीजन चाहिए आपको, ठीक है ना। तो क्या होगा, Yes, sir. इसका प्रोपोर्शन क्या हो गया, 2:1 हो गया, हुआ कि नहीं हुआ?
Yes, Yes, sir. sir. है ना? Yes, sir. Okay. ये मान के चलो, ये आपने जो वाटर लिया, आपने लिया मान के चलो रिवर में से लिया, जो आपने नेचर से बनाया। मान के चलो आपने वापस कुछ वाटर लिया जिसके आपने आपको उसको लैब में क्या बनाया, उसको लैब में बनाया। जब हम लैब में वाटर बनाएंगे तो हमें क्या चाहिए होगा, तभी हमें क्या चाहिए होगा, 2 मोल हाइड्रोजन चाहिए होगा और 1 मोल ऑक्सीजन चाहिए होगा, राइट? तभी वाटर बनेगा, है ना? Yes, Yes, sir. sir. क्या मैं लैब में 3 मोल हाइड्रोजन ले लूं और 1 मोल ऑक्सीजन ले तो क्या वाटर बन पाएगा? No, sir. No, sir. No, sir. कभी नहीं बनना, कभी भी नहीं बनेगा, है ना? तो कहने का मतलब क्या है, चाहे आप नेचुरली बनाओ या सिंथेटिक बनाओ, कोई भी कंपाउंड बनता है तो क्या होगा, उससे एक डेफिनेट प्रोपोर्शन में होगा। मतलब कि या तो 2:1 में हो सकता है या 1:2 में हो सकता है। ठीक है, समझ गए वाला पार्ट? Yes, sir. यस सर। चलिए, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। Repeat करना सर. रिपीट करो एक बार वापस। Yes, sir. ओके ओके फाइन। तो लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन ये कहते हैं कि कभी भी कोई भी कंपाउंड बन रहा है ना, तो उसका वो नेचुरली बनाया और सिंथेटिक बनाया, उनका प्रोपोर्शन क्या होगा, हमेशा सेम ही होगा। ठीक है ना? एग्जाम्पल हम लेंगे वाटर का, कि वाटर कैसे कैसे फॉर्म होता है हमारा, 2:1 के फॉर्म में फॉर्म होता है। ठीक है, अभी समझ गए बच्चा? Yes, sir. ओके, चलिए ठीक है। अब देखो बच्चों, अभी हम नेक्स्ट लॉ कौन सा पढ़ेंगे, लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन। क्या पढ़ेंगे? लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन। मल्टीपल प्रोपोर्शन मतलब क्या होता है, अलग अलग प्रोपोर्शन के, क्या होगा, अलग अलग प्रोपोर्शन के बारे में होगा। अब देखो, आज का हम ये लास्ट टॉपिक करेंगे, उसके बाद कल हम क्या करेंगे, कल हम क्या करेंगे, हम मोल कॉन्सेप्ट स्टार्ट कर दें, अल्टीमेट स्टार्ट कर दें, ये वो काफी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अब इसके स्टेटमेंट लिखो, हम क्या लिखते हैं स्टेटमेंट इसका, कि व्हेन, लिखो, when two elements combine to form, when two elements combine to form two or more compound, they follow simple whole number रेशियो। क्या बोला है, अगर 2 एलिमेंट कंबाइन कर रहे हैं और 2 से ज्यादा कंपाउंड बना रहे हैं, जो उनका प्रोपोर्शन क्या होगा, एक सिंपल होल नंबर होगा। इसका मतलब क्या है? चलो बच्चों, अभी आप कोई भी रिस्पॉन्ड नहीं करो, चलो फटाफट कुछ बोलो, कम ऑन। ऐसा कोई है ही नहीं करके। Yes, sir. ऐसा नहीं हो, Yes, sir. ऐसा नहीं चाहिए बच्चों, ऐसा नहीं चाहिए। Yes, देखो sir. देखो, और एक बात समझो बच्चों, देखो, जब हम कोई भी थ्योरी पढ़ाई करते हैं ना, उसको समझो। जब भी आप बुक लेके बैठे हो ना, तो उसको प्रॉपर समझो हम क्या कहना चाहते हैं। ठीक है, अब देखो, मान के चलो, यहाँ पे एग्जाम्पल लिख रहा हूँ आपको, समझो इसको। ठीक है ना, एग्जाम्पल मान के चलो मैंने लिया H2 + O2, क्या बना मेरा, वाटर बन गया। क्या बना मेरा, वाटर बना, दैट इज H2O बन गया। ठीक है, फाइन, ये हो गया हमारा फर्स्ट एग्जाम्पल। लेकिन जब मैं हाइड्रोजन को और ऑक्सीजन कंबाइन करता हूं, मेरा और एक चीज बनता है, क्या बनता है, H2O2। क्या बनता है हमारा, H2O2 बनता है। वो क्या होता है, वो होता है हमारा हाइड्रोजन पेरोक्साइड। क्या होता है, हाइड्रोजन पेरोक्साइड होता है। क्या होता है, हाइड्रोजन पेरोक्साइड होता है। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे इक्वेशन बैलेंस हो तो क्या होगा, यहाँ पे 1/2 करना पड़ेगा, तभी हमारा इक्वेशन बैलेंस होगा। तो आप क्या बोलोगे, हमें यहाँ पे क्या चाहिए, हमने यहाँ पे 2 ग्राम हाइड्रोजन लिया, 16 ग्राम हमने ऑक्सीजन लिया, क्या हमारा क्या बना, 18 ग्राम वाटर बना। ठीक है ना? वैसे ही सेकंड वाले क्वेश्चन में क्या हुआ, हमने 2 ग्राम ये लिया, ऑक्सीजन कितना होता है, 1 का 16 होता है, 2 कितना होगा, 32 ग्राम। कितना होगा, 32 ग्राम होगा। तो 2 ग्राम ये लिया, फिर 32 ग्राम ये लिया, तो हमारा कितना बना, 34 ग्राम हमारा क्या बना, हाइड्रोजन पेरोक्साइड बना। ठीक है ना? अब देखो, ये हमारा फर्स्ट इक्वेशन है और ये हमारा सेकंड इक्वेशन है। अगर हम फर्स्ट और सेकंड इक्वेशन को डिवाइड करते हैं तो हमें क्या मिलता है, हमें हाइड्रोजन और हाइड्रोजन प्रोपोर्शन कैसे मिलेगा, 1:1 का मिलेगा। क्यों, क्योंकि पहले में क्या ले रहे हैं, हाइड्रोजन कितना लेते हैं, यहाँ पे 2 ग्राम ले रहे हैं और यहाँ पे हमने क्या लिया, 2 ग्राम लिया। तो क्या क्या, जब मैं 2 ग्राम डिवाइड बाय 2 ग्राम किया तो मेरा आंसर कितना आया, कितना है बच्चों, कितना आया मेरा, 1
1:1 बना, 1:1 बना। लेकिन जब मैंने फर्स्ट इक्वेशन का ऑक्सीजन लिया, फर्स्ट इक्वेशन में ऑक्सीजन कितना ग्राम ले रहे हैं? 16 ग्राम। कितना ले रहे हैं? 16 ग्राम ले रहे हैं। लेकिन दूसरे क्वेश्चन में कितना ग्राम ले रहे हैं? 32 ग्राम ले रहे हैं। 32 ग्राम। जब हम इसको डिवाइड करें तो क्या होगा? हम ऐसे लिखेंगे ना 1:2 लिखेंगे ना। तो कहने का मतलब क्या है, जब भी कोई कंपाउंड अलग अलग एक कंपाउंड, मतलब देखो यहाँ पे दो सेम एलिमेंट कौन से हैं? हाइड्रोजन सेम एलिमेंट है और ऑक्सीजन सेम एलिमेंट है, लेकिन दोनों क्या बना रहे हैं? एक वाटर बना रहा है और एक हमारा हाइड्रोजन परऑक्साइड बना रहा है, लेकिन दोनों का रेशियो कैसा है? अलग अलग है। हाइड्रोजन रेशियो क्या है? 1:1 है और आपका ऑक्सीजन रेशियो क्या है? 1:2 है। तो कैसा ये रेशियो हुआ? एक हमारा क्या हुआ? एक हमारा सिंपल होल नंबर रेशियो। क्या बना हमारा? सिंपल होल नंबर रेशियो बना। समझ गए बच्चों ये वाला पार्ट? यस सर। यस सर। Yes, sir. यस कोई सर। दिक्कत नहीं ना ये वाला पार्ट के अंदर? नो सर। नो No, sir. अगर लगता है कि कोई दिक्कत आ रही है तो कोई इश्यू वाली बात नहीं, हम इसको कल प्रॉपर्ली और कंटिन्यू कर सकते हैं अच्छे से, ठीक है ना? तो अभी टाइम हो रहा है और आपका मैं ये नोट्स भी आपको सेंड कर दूंगा और आपको दूसरा क्लास भी है, राइट? अभी शायद है ना? यस अभी इसको stop से यस करते हैं सर। और सर। ठीक है ना? तो होप करता हूँ कि आप आज की क्लास में आपने क्या जो नया चीज सीखा आपने उसको प्रॉपर्ली पढ़ाई किया। हमने क्या सीखा? सिग्निफिकेंट फिगर्स के बारे में और एक्यूरेसी प्रिसिशन के बारे में, राइट? यस क्लास में मजा आया ना बच्चों? यस चलो अभी ना बाय बाय, टेक केयर, अपना Bye, sir. ख्याल रखो, ठीक है? थैंक यू सर। Bye, bye, Good bye. night. Good night बेटा, गुड नाइट बेटा। थैंक यू सर। थैंक यू सो मच बेटा, बाय।